धन्यवाद पवन करण। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्रीमती कुसुम दीक्षित भाभी जी को प्रणाम करूंगा। और इसके साथ एक दूसरी बात ये है कि मैं लगातार इस बारे में सोचता रहा कि प्रकाश दीक्षित जी पर बोलते हुए मैं कितना तटस्थ रह पाऊंगा, ये मेरे लिए थोड़ी मुश्किल की बात है। साहित्य में प्रवेश, जैसा कि अभी पवन करण ने संकेत दिया था, या जिसे साहित्य कहा जाता है, उसमें प्रवेश हम जैसे लोगों का प्रकाश दीक्षित के माध्यम से हुआ था। यूँ पहले हम कविता वगैरह लिखते थे, गीत वगैरह, और दो चार जो पहले मंची कवि सम्मेलन होते थे उनमें गीत वगैरह भी हमने कहे, अब तो याद भी नहीं है। उसके पश्चात प्रकाश जी के संपर्क में जब हम आए तो फिर हमने धीरे धीरे ये जानना शुरू किया कि साहित्य होता क्या है और एक साहित्यिक जिम्मेदारी क्या होती है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। प्रकाश जी के बारे में बात करते हुए कई बातें छूटेंगी, कई बातें ऐसी होंगी। यहाँ पे भाभी जी बैठी हुई हैं, हमारी बिटिया सोनल बैठी है, आप लोग बैठे हैं, ये सब लोग बहुत परिचित हैं निकट से उनके। कई लोग कहेंगे कि शायद ऐसा नहीं था, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा भी तो था, कुछ छूट जाएगा मुझसे, कुछ मेरा अपना जो उनके बारे में मेरी जो अपनी जो अवधारणा है, धारणा है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। उस सब के साथ में मैं कोशिश करूँगा कि प्रकाश दीक्षित, जिन्हें शहर के लोग आदर के साथ प्रकाश जी कहते थे, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस आदमी के बारे में हम बात करना चाहते हो, मैं बात करना चाहता हूँ और हम सब उसमें सहभागी हैं, वो इस ग्वालियर का एक जीनियस आदमी था। अगर प्रकाश दीक्षित कवि नहीं होते तो प्रकाश दीक्षित कुछ भी हो सकते थे। उनकी इतनी जानकारियां थी कि उस समय अगर वो पीएससी में बैठते तो डिप्टी कलेक्टर हो सकते थे, उस समय आईएएस में बैठते तो आईएएस हो सकते थे, अगर राजनीति में जाते तो बड़े से बड़े पद पर आज हमें दिखाई दे सकते थे। मैंने देखा है उनको कई राजनीतिज्ञों के लिए भाषण लिखते हुए, तो नोट्स बना देते थे कि ये लाइन ले। मैंने देखा है, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा। उनके कुछ आग्रह थे जिनका शायद जिक्र उसमें हो, मगर वो हम लोगों के लिए ऐसे, नाम तो प्रकाश था ही उनका, प्रकाश हम लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ थे।
उन्होंने उपन्यास लिखे, कवि के रूप में तो जाने ही जाते हैं। बहुत चिंतन परक उनकी एक किताब अस्तित्ववाद के ऊपर है। उस समय पर अस्तित्ववाद के ऊपर हिंदी में कोई भी अच्छी किताब नहीं थी। उनके उपन्यास आधी खिड़की, अगर मैं केवल आज उसी का जिक्र करूंगा, 3 उपन्यास थे उनके। आधी खिड़की, चोर गली का चौराहा, काठ के ताबूत और जिंदा लाशें। नाटक, उन्होंने कई नाटकों का हिंदी रूपांतरण किया, अनुवाद नहीं किया। भारतीय परिवेश में जो विदेशी नाटक हैं, चाहे वो जयपाल सात्र का हो, चाहे आयन रैंड का हो, और भी उनके थे, उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया कि यहाँ की स्थितियों में वो कैसे हो सकते हैं। आलोचना की किताबें थी, कविताएं उन्होंने बहुत लिखी। एक संग्रह उनका छपा, आग क्षितिज सूरजमुखी का देश, और उसका जिक्र मैं उसमें से कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। आश्चर्य यह है कि उसमें इस नाम की कोई कविता नहीं है। तो प्रकाश दीक्षित जिन्होंने लिखना शुरू किया, आजीवन लिखते रहे। उनके नाटक का जो नांदी है, नाटक में जब प्रवेश होता है तो उसको नांदी के साथ में प्रवेश किया जाता है। नाटक नांदी है उनका कि उंगलियां वे जो कभी थकती नहीं हैं। उंगलियां वे जो कभी थकती नहीं हैं, वे चरण चलते रहेंगे। सर्जना अन्वेषणाओं की सफलता हम सदा ही गर्व से लिखते रहे। क्योंकि सच तो यह अधूरे गीत हम, एक लंबी लय जिसे बांधे हुए, सेतु ऐसा विगत आगत जोड़ता जो, जोत दो छोरों जिसे साधे हुए। मैं स्मरण कर रहा हूं उसको। सूर्य हैं हम जो अंधेरे फोड़ता है, हटाता नहीं है। सूर्य हैं हम जो अंधेरे फोड़ता है, आस्था है हम कभी मरते नहीं हैं। उपलब्धियों के पात्र हम निस्सीम हैं, जो सदा से रिक्त हैं भरते नहीं हैं। पत्थरों पर जिंदगी की दूब रोपी, हम सृजन का वेग हैं, आकार हैं हम। शीश ताने ही रहो संभावनाओं, सब प्रयोगों के लिए आधार हैं हम। ये एक कवि का वक्तव्य है, एक रचनाकार का वक्तव्य है। उस रचनाकार में जिनके बारे में मैंने कहा था कि उनके कुछ आग्रह भी थे, और उन आग्रह, उनके पीछे, उनके उस तरह से रचनाकार बनने के पीछे जो कारण हैं वो उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देते हैं।
एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जीवन में तो जाना ही पड़ेगा। बच्ची बैठी हुई है या भाभी बैठी हुई है। प्रकाश दीक्षित मुक्तिबोध की परंपरा के कवि हैं, इसलिए ग्वालियर के बहुत से लोग ये कहते पाए जाते हैं, आज भी जानते हैं, कि उनकी कविताएं समझ में नहीं आती। मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा, कुछ ऐसी सुनाऊंगा जो थोड़ी जटिल हैं, 4-5 कविताएं सुनाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं। कुछ ऐसी सुनाऊंगा जो सहज हैं, सरल हैं। उसके पीछे जब मैं कहता हूं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की परंपरा के कवि हैं, एक और मुझे प्रसंग याद आता है। यहाँ पे MLB कॉलेज में और दूसरे कॉलेजों में गजानन माधव मुक्तिबोध जब कोर्स में आए तो हिंदी के हमारे अध्यापकों ने उनको पढ़ाना बंद कर दिया था। कह दिया था ये कौन सा कवि कोर्स में ले आए जो समझ में ही नहीं आता है, हम पढ़ाएं क्या इसको। प्रकाश दीक्षित को बुलाया सत्यव्रत अवस्थी ने, मतलब ग्रेट सत्यव्रत अवस्थी अपनी तरह के थे। उन्होंने बुलाया, उस समय वो डीन थे, उन्होंने बुला करके MLB कॉलेज में बुलाया और बुला करके हिंदी के अध्यापकों को बिठाला और कहा कि कौन सी कविता आपकी समझ में नहीं आती है, प्रकाश दीक्षित आपको समझाएंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, प्रकाश जी ने कभी कहा ही नहीं। तो एक किसी ने बताया होगा कि ये सुनाओ, ये बताओ, इसका अर्थ बताओ। प्रकाश जी ने उनको अध्यापकों पर अर्थ बताया तो वो कहे कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब प्रकाश दीक्षित मुक्तिबोध की परंपरा के कवि हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये उनकी कविताओं में भी झलकता है। और कविताओं में ये बात कहाँ से आई, जो मैंने अब विचार किया बार बार प्रकाश दीक्षित के विषय में, एक खास तरह की असुरक्षा उनके जीवन में आरंभ से बनी रही। वही बात है, मैं कहना नहीं चाहता था, मगर अभी कवि के बारे में बात हो रही है तो उसकी कविता के बारे में, उसकी रचना कर्म के बारे में जानने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ऐसा लड़का जिसकी माँ का बचपन में देहांत हो गया हो और जिसने विमाता की उपेक्षा सही हो, पिताजी कोई बहुत धनवान तो थे नहीं, 3री या 4थी श्रेणी के कर्मचारी थे उसमें वन विभाग में, पैसे वाले भी नहीं थे तो कोई आर्थिक सुरक्षा हो। तो इस तरह की जो असुरक्षा का जो एक चक्र था प्रकाश दीक्षित के आसपास हमेशा घूमता रहा। और इसमें कहने में मुझे अब कोई संकोच नहीं है, ये असुरक्षा का चक्र अंत तक उनके सामने रहा। अन्यथा मैंने कहा कि वो कुछ भी हो सकते थे। मैं कुछ कविताएं आपको सुना दूं थोड़ी सी, उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं प्रकाश दीक्षित की। ये किताब है आक्षितिज सूरजमुखी का देश। इसको वो प्रकाशित नहीं करवाना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इकट्ठी की है उनकी, कहीं उन्होंने यहाँ से ली वहाँ से ली, और फिर डॉक्टर कमला प्रसाद पांडे, प्रोफेसर कमला प्रसाद पांडे के सहयोग से ये किताब प्रकाशित हुई। परिमल प्रकाशन बहुत बड़ा प्रकाशन माना जाता था उस समय पे, इलाहाबाद का, उसने ये प्रकाशित की। और मैं उसमें से बड़ी बड़ी कविताएं नहीं सुनाऊंगा आपको, उनकी जो बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं 2-3 और छोटी छोटी वो सुनाऊंगा, और उसके बाद फिर हम
आगे की चर्चा करेंगे, उनके नाटक पे बात करेंगे, उनके उपन्यास पर बात करेंगे, उनकी भाषा पर बात करेंगे। कविताएं लिखना शीर्षक, किसी कविता को उन्होंने शीर्षक नहीं दिया है। कविताएं लिखना इतना आसान तो नहीं जितना सुबह सुबह आंगन में सूरज का उगना। कविताएं लिखना इतना तो आसान नहीं जितना बचपन के किलक भरे हाथों से फिसल कर बरसाती पोखर में कागज की नावों का डूबना। कविता तो एक कोशिश है, चट्टान पर मोमबत्ती से लकीर उकेरने की। उफ, यह कोशिश भी क्या कोशिश है जिसमें जलती नहीं मोमबत्ती, सिर्फ घिसती है, और चट्टान का तो रंग रूप कुछ भी नहीं बदलता। ये एक कविता उनकी। एक सामयिक कविता है, छोटी सी इसलिए मैं इसको सुना रहा हूँ। उस समय की स्थितियों की कविता है। उस समय की स्थितियों का मतलब आप ये समझिए, जब इंदिरा जी का शासन था, कांग्रेस का शासन था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। मुझे वो समय याद है इन कविताओं का। सब तरफ अमन है, चैन है, लोग सुखी ही होंगे शायद। वोट हैं, शपथें हैं, डिस्को है, डैन है, लोग सुखी ही होंगे शायद। एक मुर्दा सांप की तरह रेंग कर अखबार में सो गया शहर। खुसरो इस देश में हर तरफ रैन ही रैन है, लोग सुखी ही होंगे शायद। ये दूसरी कविता है, तीसरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उनके बारे में बहुत सी अब आप देखिए, ये इसमें मुक्तिबोध के कुछ लक्षण थे। अगली कविता एक और, सूना हाल। मुक्तिबोध के यहाँ अंधेरा बहुत आता था। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है अंधेरा। सूना हाल धुंधल का गहरा, दौड़ रही गिलहरी अकेली। सीलन भरे कबाड़ ध्वस्त फर्नीचर पर परत परत जो धूल जमी है, नक्शे कदम वह छोड़ रही है वीरों की तस्वीरों के मैले कांचों में। अपने अक्स का अंदाज लगाकर हैंकड़ गर्दन सुंदर दुम को मोड़ रही है। दर्शक श्रोता संगी साथी नहीं यहाँ कोई भी पहरा, सन्नाटा घुंघरू बन जाता अनगढ़ छंदों में, टुकड़ा टुकड़ा समय थरथराता है। मौन गिलहरी का मिज़राब बना छेड़ता जिसको, बड़ी पुरानी यादों वाला महाकक्ष उसके मन का आकाश बना जाता है। इस अनुभव का साक्षी बनकर बिछुड़ा बादल एक वहाँ पर ठहरा। ये मुक्तिबोध की परंपरा की कविता है, पहले भी थी। और बीच में फिर और आपको सुनाऊंगा। तो इस तरह की कविताओं के पीछे जो उनका एक भाव था, जिस तरह से मुक्तिबोध को लगता था कि मेरे पीछे जासूस लगे हुए हैं। हमेशा उनको लगता था कि आकाश में हवाई जहाज भी आता था तो वो मुक्तिबोध को ये लगता था, मैंने पढ़ा है कि वो अमेरिका ने जासूस भेजे हैं, जो हवाई जहाज आ गया और मुझे उसके करने के लिए। उनका एक मानसिकता बन गई थी। प्रकाश दीक्षित पर दो कवियों का ज़्यादा प्रभाव था जो मैंने समझने की कोशिश की। एक मुक्तिबोध, दूसरा निराला। कभी एक रचनाकार कितना भी बड़ा हो,
बड़ा वो तब होता है जब वो रचना करता है, रचना के उस पर बैठता है। उसके बाद तो साधारण मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य होता है। उसकी एक जिम्मेदारियां भी होती हैं, खास तौर से अगर पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं उनको। मैं निराला जी का एक उदाहरण देना चाहूँगा। निराला जी की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, आप लोगों में से बहुतों ने पढ़ी होगी, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति, सरोज उनकी लड़की का नाम, पुत्री का नाम था। उसको ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दे पाए वो। खैर शिक्षा भी मिली सरोज को। संबंध के लिए जब उसकी शादी के लिए निराला जी जाते थे तो कानकुब्ज ब्राह्मण थे। कानकुब्जों के यहाँ जाते थे तो बोलती अरे बड़ा नाम है इनका, तो भाई जवाहरलाल नेहरू जिसको जानते हैं, अब उस आदमी की क्या कहने। तो भाई दहेज तो बहुत चलता था कानकुब्ज, आज भी चलता है, अब तो सब जगह चलने लगा है। नारायण जी कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास था भी नहीं कुछ भी। तो वो 4-6 जगह से लौटे। सरोज स्मृति में उन्होंने लिखा है उस कविता में, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, कुलांगार जो लड़के हैं उनके, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद। ये कहावत है कि जो जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। खाकर पत्तल में करें छेद, कन्या तुम केवल अर्थ खेद। ये दुख था निराला जी का। और ये अर्थ शब्द केवल पैसे से नहीं है। अर्थ का मतलब अगर हम सिर्फ धन से लगाएं वो नहीं है। निराला जी ने, ये अलग बात है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। निराला जी ने ये शब्द लिया था कालिदास से। आप देखिए ऐसा नहीं होता है कविता, इसीलिए वो कहते हैं कविता लिखना इतना आसान नहीं है कि मन में आया और हमने उतार दी उस पर। कालिदास से शब्द लेते हैं अर्थ को। मेरी चर्चा हुई इससे, इस बात पे 2-4 लोगों से। कालिदास ने लिखा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष परिग्रहीतु। जब वो विदा करते हैं ना उसका शकुंतला की, तब वो कहते हैं कि कन्या अर्थ है, परकीय अर्थ है, दूसरे का अर्थ है। अर्थ का मतलब चीज, वस्तु। अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं है। जिस समाज में कन्या को वस्तु बना दिया जाए वो खेद का ही समाज है। कन्या तुम केवल अर्थ खेद। और बाद में उन्होंने लिखा है उसी कविता में, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। घर पे शायद न कहते हों प्रकाश दीक्षित, मगर ये बात उनको चुभती रहती थी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। भाई पारिवारिक ज़रूरतें तो सबकी होती हैं। एक कवि के परिवार को भी वही ज़रूरतें होती हैं, रचनाकार के परिवार को भी होती हैं। मैंने कहा कि मुक्तिबोध और निराला, जब हम बातचीत करते थे तो बार बार निराला का नाम लेते थे। ये अनुमान मैंने किससे लगाया कि बार बार वो निराला बीच में आते थे, बार बार मुक्तिबोध बीच में आते थे हम लोगों की बातचीत में। प्रकाश दीक्षित से बातचीत कर पाना भी बड़ा कठिन होता था। अब बातचीत का जिक्र आ गया है तो मैं कहना पड़ेगा मुझे, बहुत कम बोलते थे और बोलते थे भी तो बहुत औपचारिक बोलते थे। प्रकाश दीक्षित को हमें बुलवाना पड़ता था।
और बुलवाने के लिए हम कुछ खट कर्म करते थे। अब खट कर्म भांति भांति के होते थे। ये बैठी हैं भाभी जी, बैठी हैं और ये हैं। तो हम प्रकाश जी को उत्तेजित करने के लिए, बुलवाने के लिए हम उनको उत्तेजित करते थे। लोग जानते हैं, ये राकेश जी बैठे हुए हैं, ये हैं, लोग जानते हैं। हम उत्तेजित करने के लिए, उनके बहुत परम मित्र थे विमल घटक, जिनको वो अपना अल्टर ईगो कहते थे। विमल घटक, हम लोग उनके लिए पेय ले जाते थे। पेय, और घर पे पहुंचते थे या कहीं भी, और फिर उनको कोई ऐसी बात कहते थे जो उनको खटकने वाली हो, या कोई ऐसी बात कहते थे जो गलत हो, साहित्यिक रूप से गलत हो या सांस्कृतिक रूप से गलत हो, ऐसी बात कहते थे। और उसके बाद प्रकाश जी शुरू होते थे। फिर हम लोग सुनते थे, और हम लोगों को ये बात खटकती थी कि हमारे पास टेप रिकॉर्डर नहीं होता था उस समय पे। बार बार बात चलती थी कि भाई टेप रिकॉर्डर होना चाहिए। तो ये एक बात थी कि प्रकाश दीक्षित जी को सुनने के लिए हम लोगों को उपक्रम करने पड़ते थे। और वो उपक्रम, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हम करते थे। हमारी गलती हो फिर भी हम लोग करते थे। और वो उनको जो दबाव थे, जो असुरक्षा की भावना थी, वो इतनी तीव्र थी कि रात को उनको नींद नहीं आती थी। इसलिए कुछ चीजें होती थी। मगर उस समय का जो साहित्यिक समाज था, ऐसा नहीं है कि अकेले प्रकाश दीक्षित थे उस समय, उस साहित्यिक समाज में। वो एक गैलेक्सी थी ग्वालियर की उस समय पे। इनके जो वरिष्ठ लोग थे, उनमें डॉक्टर कोमल सिंह सोलंकी थे, मुकुट बिहारी सरोज, आनंद मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, शांत स्वरूप चाचा, और जो समकालीन थे उनमें जयंती अग्रवाल वगैरह 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 कई लोग थे उनमें। मगर एक बात मैंने देखी थी। अच्छा, मैं तो सेवक की तरह से उनके साथ में रहता था, उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि महेश जरा पानी ले आना, पानी ला रहे हैं। महेश जरा ये कर लेना, ला रहे हैं हम। उनकी वजह से मेरी बड़े बड़े लोगों से पहचान हुई। जैसे बाबा कारंत से मेरी पहचान हुई तो प्रकाश दीक्षित की वजह से। हबीब साहब यहाँ आए, हबीब साहब के साथ बैठक प्रकाश दीक्षित जी की थी, सेवक हम थे। हबीब तनवीर साहब से मेरी पहचान हुई उस तरह से, बड़े बड़े लोगों से। और बाबा कारंत के साथ में तो फिर बहुत लंबी मैं जाता था तो वहीं रहता, वो एक अलग बात है। तो उस समय पर बड़े बड़े लोग थे। इनके साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इनके साथ के थे, इनके हम उम्र थे, शमीम फरहत साहब। शमीम फरहत उर्दू अदब का एक मतलब, मैं और भी लोग हैं यहाँ पे शहर में, ग्वालियर में और भी हैं, मगर शमीम फरहत एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी गहराई का पता अभी तक लोग लगा नहीं पाए। उर्दू वालों ने उनकी गहराई का अंदाज नहीं लगा पाया है अभी तक। प्रकाश दीक्षित ने मेरे पास साइकिल होती थी, एक पहाड़िया पे उन्होंने, लंबी दूर पहाड़िया पे चोटी पे उन्होंने एक बना रखा था मकान,
मकान क्या बना रखा था, एक हॉल था, उसी में लेटरिन बाथरूम थी, नल भी नहीं था। हाँ, अब वहाँ पे वो ले जाते थे। मैं साइकिल को, मतलब उसमें साइकिल निकालने के लिए गुंजाइश नहीं होती थी, पगडंडी से यूँ पत्थरों के ऊपर यूँ तो मैं शराब नहीं पीता था तब। तो शमीम साहब ने कहा कि भाई लिखते पढ़ते हो तो थोड़ी ले लिया करो। तो बड़ी भयंकर बदबू, मतलब जब खुलती थी तभी बदबू के मारे में परेशान हो जाता था। तो कहते थे कि देसी शराब से अच्छी कोई शराब नहीं है संसार की, बस इसमें थोड़ा नींबू डाल लीजिए। शमीम फरहत साहब का कहना था। शायर इतना बड़ा था। प्रकाश जी के मित्र थे। प्रकाश जी की जब शादी हुई थी, शादी में गए थे, शादी में उन्होंने एक सेहरा गाए जाते थे, तब लिखते थे लोग, उनमें उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण का बाराती बनकर मैं ब्रह्मा को मनाने आया हूँ। वहाँ बिठूर में गई थी। कहाँ है बेटा वो तुम्हारे मामा ना, बिठूर के पास में ही ना, चौबे का पूरा। हाँ हाँ, तो वहाँ बिठूर के पास, तो बिठूर में ब्रह्मा जी का स्थल है। तो उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण का बाराती बनकर मैं ब्रह्मा को मनाने आया हूँ, मस्जिद का नमाजी होकर भी गंगा में नहाने आया हूँ। ये शमीम फरहत साहब, बड़ा शायर, बड़ी खूबसूरत काया उनकी, मतलब 6.5 फुट का जवान। ऐसा मतलब हमको लोगों को सौभाग्य मिला है बैठने का। उनके कुछ और मैं आपको थोड़ा सा अंदाज लगा लीजिए। जीने से चढ़ के छत पे खड़ी हो गई है वो शमीम फरहत साहब, जीने से चढ़ के छत पे खड़ी हो गई है वो, सरगोशियाँ हुई हैं, बड़ी हो गई है वो। एक और अंतिम बता कर जिससे अनुमान लग जाए। तुम्हारी याद की ठंडक भिगो रही थी अभी, नदी किनारे कहीं शाम हो रही थी अभी। वो जिंदगी जिसे समझाता कहा मैंने, वो जिंदगी जिसे समझाता कहा मैंने, वो मेरे पास खड़ी थी तो रो रही थी अभी। शमीम फरहत। बड़े बड़े लोग थे उस समय में, मगर एक ग्वालियर का शाप है कि जो ग्वालियर में होकर के रह गया वो ग्वालियर का ही होकर के रह गया। चाहे पत्रकारिता में हो, ये पत्रकार बैठे हुए हैं, यहाँ से जो निकल गए, हरीश पाठक, आलोक तोमर वगैरह वगैरह, जो यहाँ से निकल गए, वो पत्रकारिता में एक सितारा बन करके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। और जो यहाँ पे रहे वो वहीं पे रहे। वो चाहे कवि हों, लेखक हों, नाटककार हों, वगैरह वगैरह, कुछ भी होते हों। ग्वालियर न जाने क्या अभिशाप है ग्वालियर के ऊपर कि जो यहाँ से बाहर नहीं निकला वो बस यहीं पे होकर और यहीं पे संतुष्ट होकर के रह जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्रकाश जी में एक असुरक्षा की भावना थी। वो अकेले नहीं जाते थे कहीं भी। बहुत बार कहते थे, हम बहुत बुलाने आते थे उनके लिए। वो राजनीति में थे, ये बैठे हुए हैं राजनीति के उस समय पे बहुत सक्रिय लोग। ये भी उस समय पे मोहन धारिया, चंद्रशेखर, कृष्णचंद्र पंत, ये युवा तुर्क जो थे, कृष्णकांत है, हाँ, एक अखबार निकाल रहे थे वो। उन्होंने अखबार निकालना शुरू किया था, आपको याद होगा शायद, हैं? अंग्रेजी के उसके लिए प्रकाश दीक्षित के पत्र भेजा था उन्होंने। पत्र अब तो होगा नहीं, बच्चियों के पास भी नहीं होगा इनके पास। उन्होंने मुझे पत्र कि अंग्रेजी के संपादन के लिए आप दिल्ली आ जाएं, हैं? अंग्रेजी, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकालना चाहते थे उसको। प्रकाश जी ने कहा कि भाई अच्छी तनख्वाह, मतलब अब क्या कहने, मतलब दिल्ली में जाए, मोटर गाड़ी, रहने की सारी व्यवस्था, मगर उन्होंने ग्वालियर नहीं छोड़ना चाहते थे। ग्वालियर के ग्वालियर में रह गए। मतलब राजनीति में जो उन्होंने किया उसमें भी यही, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो
तो वो बूढ़ी कांग्रेस में रह गए। हम लोग उसको बूढ़ी कांग्रेस कहते थे। निंजलिंगप्पा की जो थी, हैं, चुनाव में खड़े हुए तो 432 वोट मिले उनको। हालांकि अब ये कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा लेखक चुनाव में जीता नहीं कभी भी। फणीश्वर नाथ रेणु खड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से, इनको मालूम होगा, जमानत जब्त हुई। नामवर सिंह कम्युनिस्ट सीपीआई से खड़े हुए, नामवर सिंह की जमानत जब्त हुई। अब कुछ ऐसे लोग थे, क्या नाम है, बालकव बैरागी जैसे, वो जरूर भाई जीत करके गए। अब वो उस तरह के भी लोग थे जो 2-1 जीत करके पहुंच गए। बाकी जो 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 जिनकी गिनती बड़े रचनाकारों में होती है वो नहीं जीते। तो प्रकाश जी इसमें भी गए। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि एक जीनियस आदमी थे। एक नाटक है एमेडस, मैंने हिंदी में पढ़ा है उसको, और कौन से इटली के नाटककार हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद मेरे पास रखा होगा अभी। एमेडस नाटक में मुझे इसलिए वो पसंद है कि उसमें एक दृश्य है। उस दृश्य में क्या है कि एक संगीतकार है, दरबारी संगीतकार, और वो मोजार्ट का समकालीन है, महान मोजार्ट का समकालीन है। दरबारी संगीतकार ने राजा से शिकायत की कि साहब ये तो आपके कहने पे कुछ बजाता करता ही नहीं है, जो अपनी तरफ से बजाता है, और इसको तो नहीं रहना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बजाते रहने दो। मगर उसने अपने मन में ये सोच रखा था कि अगर ये मोजार्ट जीवित रहा, वो मरवाना चाहता था, मोजार्ट अगर जीवित रहा तो मेरे जैसे जो द्वितीय तृतीय श्रेणी के संगीतकार हैं उनका क्या होगा। तो उन्होंने अब साथ के कुछ लोग इकट्ठे किए जो दूसरे तीसरी श्रेणी के संगीतकार थे, कहा कि इनको मरवाना चाहिए। प्रार्थनाएं विरार्थनाएं हुई। उस तरह के जो नाटक थे, वो पुराने नाटककार हैं 300 वर्ष पहले के, तो प्रार्थना भी करते थे। उन्होंने प्रार्थनाएं विरार्थनाएं की और सब हुआ। प्रार्थनाओं से शायद नहीं मरे, या प्रार्थनाओं का भी कुछ प्रभाव हो कि वो मरवाने में सफल हो गए, मोजार्ट मर गए। अब जिस संगीतकार ने मोजार्ट को मरवाया था, आज उसका नाम कोई नहीं जानता। उसका नाम वो नाटककार भी नहीं जानता था, और मोजार्ट को आज भी लोग जानते हैं। यहां पर एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हुआ करते थे, हमारे कोर्स में थे। अब जिसके कोर्स में जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हों और उसको सामने से अगर हम देख लें तो आप देखिए उस छात्र की क्या हालत होती होगी। हमने उनको देखा सामने में, हम 6वीं में पढ़ते थे, और उस वक्त रानी के मुकाबले में उन्होंने उसको मेहतरानी को खड़ा किया। सुखो नाम था शायद उसका, सुखो। और वो 2-3 आदमी के साथ में, मैं वहाँ गंगा माई संतर में मुरार में रहता था किराए से, और वहाँ नुक्कड़ पे 2-3 आदमी के साथ खड़े हुए और भाषण दे रहे थे। 2-3 आदमी सामने थे, सुखो बगल में खड़ी तो भाषण दे रहे थे। हमने उस समय पे एक सोक्रेटिस, अंग्रेजी में, हम अंग्रेजी की किताब में सोक्रेटिस नाम का एक पाठ था, तो सोक्रेटिस भाषण देते थे। हम ये पढ़ते थे कि सोक्रेटिस खड़े होकर के किसी के भी सामने भाषण देना शुरू करते थे, सुकरात। तो हमें ये लगता था कि ये आदमी सुकरात जैसा है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ आपको। और अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी भव्य, और 4-5 आदमी के सामने वो भाषण करके आगे चल देते थे। उस समय की जब हम 6वीं में पढ़ते थे, वो यहाँ पे उसके संपादक थे, मध्य प्रदेश संदेश के, यहीं से निकलता था, ग्वालियर से। उस वक्त उन्होंने एक वो निकाला था, उनका
एक नाटक आया था शायद प्रताप प्रतिज्ञा या दूसरा, तो उन्होंने प्रकाश दीक्षित से कहा कि ये आप जो थोड़ी सी इसकी समीक्षा कर दो, हम छाप देंगे इसमें। और छपने के 20 रुपये मिलते थे उस समय पे, बड़ी रकम होती थी 20 रुपये उस समय पे। प्रकाश जी ने कहा ठीक है। प्रकाश जी ने उसको नाटक को लिखा और उसने कहा कि साहब इसमें 2-3 ये नाटक बहुत अच्छा है, ये है वो है, इसके मंचन के लिए 2-3 गाड़ियाँ रखनी पड़ेंगी, बसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक स्टेज फला जगह है तो कलाकारों को वहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर दूसरी तरफ दूसरा जो सीन है वो वहाँ आएगा तो कलाकारों को वहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा, वहाँ स्टेज बनानी पड़ेगी। और ऐसा कह करके उन्होंने समाप्त करके उनको दे आए। उसके बाद वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने छापा भी नहीं और 20 रुपये तो फिर मिलने ही क्या थे। फिर उन्होंने प्रकाश जी को मतलब कविताएं भी छापना शुरू कर बंद कर दी। 2-1 कवियों के और मेरे पास संस्करण हैं, वो हैं संस्मरण हैं। उनकी कमजोरी ये थी दूसरे कवियों की, बड़े लेखक थे उनके, हमारे सीनियर थे, मैंने कहा ना मैं तो पीछे चलता था उनके, वो पढ़ते नहीं थे। कविता आई उन्होंने लिख दी और अच्छी कविताएं लिखी, अच्छे गीत लिखे, पढ़ते नहीं थे। अब नई सड़क पे जमावड़ा होता था उस समय पे, सारी साहित्य संस्कृति नई सड़क पे हो जाती थी। नई सड़क पे 10 रुपये में एक पौआ आ जाता था अंग्रेजी का, बॉक्सर है। उस बॉक्सर में 3-4 नाटककार कवि शामिल हो जाते थे और फिर वो बहसें होती थी साहब, कि मार पिटाई ज़रा बचती थी, बाकी 12 बजे तक वैसे ही होती रहती थी। तो वहाँ के लिए अलग गार्ड लगा दिया था इंद्रगंज वालों ने। उन्होंने कहा कि किसी से बोलना मत, मगर ये है कि ये लड़े नहीं आपस में, इसके लिए अलग गार्ड वहाँ पे लगा, बहुत दिनों तक लगा रहा था। मैं तो खैर मुरार से साइकिल से आता था और रात को 1 बजे साइकिल से जाता था जब भी होता था। तो ये थी, तो प्रकाश जी कह देते थे कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करो तुम, ऐसा ही उन्होंने मुझसे भी कहा था और उसको मैं हमेशा सुनाता हूँ उसको। मैं कविताएं लिखता था, शिवपुरी में हम गए, शिवपुरी में कार्यक्रम था, प्रकाश जी अध्यक्षता कर रहे थे, मैंने भी अपनी कविताएं सुनाई। कविताएं सुना करके एक ही रिक्शे में बैठ करके हम वापस आ रहे थे, प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा। अरे तो मैंने साहब कैसी कविता, अब बड़ा वो होता है ना कि कैसी लगी, तो प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा। मैंने और दोबारा पूछा तो बोले भाई साहब आप एक कृपा हमारे ऊपर कीजिए। कहा किया होगा। बोले कि आप कविता लिखना बंद कर दीजिए, कविता पर कृपा कीजिए, आप मेहरबानी करो कविता की। जब आप लिख नहीं सकते तो क्यों लिखते हो कविताएं। और मैंने उसमें कुछ ऐसा शब्द डाल दिया था, उन्होंने कहा कि आप तो मर जाएगी कविता, तो आपने ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से कहते थे। हमारी कहानियों पर भी यही राय, इसी तरह से अगर उनको ठीक नहीं लगती थी तो इतनी तिक्तता के साथ ही अपनी सलाह देते थे। और मैं इस बात को अनुभव करता हूँ कि अगर प्रकाश दीक्षित नहीं होते तो आज भी मैं मंच पर कहीं पर कविता पढ़ रहा होता, गीत लिख रहा होता, कविताएं पढ़ रहा होता। उन्होंने कहा कि आप कहानी लिखिए, आप कहानी में ठीक हैं, आप कहानी अपनी करते रहिए। इस तरह से हमारे एक मित्र ने एक कहानी में एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पद संचार घोष। अब प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठी थी, उसमें कहानी के बीच में शब्द आ गया पद संचार घोष। प्रकाश जी ने, कहानी खत्म हो गई तो प्रकाश जी ने कहा कि भैया ये पद संचार घोष क्या होता है। बोले साहब जब वो चलते हैं तो पैरों की आवाज़ हो जाती है, तो बोले कि उसको आपको पैरों की आवाज़ लिखने में क्या परेशानी थी, ये पद संचार घोष क्या हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि बोले कि आप, बोले साहब कहानी टोटल कैसी है, टोटल ऐसी है कि आप इसको फाड़ कर फेंक दीजिए। ये उनसे कहा। वो भी आज अच्छे कहानीकार हैं, बड़े कहानीकार हैं,
प्रतिष्ठित कहानीकार। हम लोगों ने तो खैर उनका नाम ही 10 साल तक पथ संचार घोष ही कहते रहे, उनसे उनका नाम ही रख दिया था। ऐसे कटु आलोचक साहित्य में अब नहीं दिखते जो कह सकें कि यहाँ पे ये गलत है, आप इस गलती को सुधारिए। प्रकाश जी में ये बात थी। तो मित्रों, ये हुआ। अवसाद के साथ में एक बात थी उनमें, बहुत सामाजिक नहीं थे वो। आना जाना उनका दूसरों के साथ में बहुत कम था, रिश्तेदारी में नहीं जाते थे और दूसरे जो लोग थे उनके यहाँ नहीं जाते थे। तो उनका जो अवसाद था वो थोड़ा किताबी अवसाद हो गया था। अवसाद हमेशा उनके सिर पे, मैंने कहा, सुरक्षा की भावना और एक अवसादग्रस्तता। बहुत बार उन्होंने कहा हमसे, हम लोगों के सामने जिक्र करते थे, निराला जी पागल हो गए थे। अब ये निराला के पागलपन का जिक्र करना मतलब उन्हें एक भीतर से कहीं लगता था कि कहीं मैं पागल नहीं हो जाऊं। हेमिंग्वे का जिक्र करते थे कि हेमिंग्वे ने आत्महत्या कर ली थी। कई बार उन्होंने हम लोगों से ये जिक्र किया, तो हम लोगों को डर लगता था इस बात का। असुरक्षा की भावना, अवसाद, इस सब के बीच से उनकी ये रचनाएं निकल करके आती थी। मैं आपको एक, और उसके साथ में क्रांति का तो उनके मतलब हमेशा सवार ही रहता था। कांग्रेस में होते हुए भी वो वामपंथी थे, घनघोर रूप से वामपंथी थे। आप आश्चर्य करेंगे कि वो विल्किंसन वगैरह जो बाहर की ब्लेड्स होती हैं थे विदेशी, उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। शेविंग के लिए भारत ब्लेड मंगाते थे। ये उनके मतलब, मैंने कहा ना, कुछ आग्रह थे। हमारे एक मित्र ने मारुति कार खरीदी, तो आकर के उन्होंने कहा चलो साहब वहाँ चलेंगे। उन्होंने कहा अरे ये तो भ्रष्टाचार की कार है, हम इसमें नहीं बैठेंगे। मतलब मारुति कार में नहीं बैठते, बाद में बैठना उन्होंने शुरू कर दिया था, बाद में बैठे थे 10 साल, मगर उसको भ्रष्टाचार की कार कहते थे, मारुति कार में नहीं बैठते थे। ये उनके कुछ आग्रह थे। तो कई सवाल उनको घेरते थे। उस पर एक ये कविता है थोड़ी सी, बाद में आगे का जिक्र करेंगे, समय तो हो गया। सवाल सिर्फ किताबों में नहीं है, मुट्ठियों में भी है। मैंने कहा ना, क्रांतिकारिता का जो एक उनका एक बुद्ध था, सवाल एक आने वाला सिलसिला बनकर हर तरफ जाते हुए रास्तों पर खड़े हैं। स्पार्टाकस के साथियों की तरह। स्पार्टाकस तो आप जानते ही, रोम का जो क्रांतिकारी थे, उनके साथियों की लाशें रोम के सड़क के दोनों ओर टांग दी गई थी, यहाँ से लोग गुजरते थे। स्पार्टाकस के साथियों की तरह राजपथ के दोनों किनारों पर लटके हुए सवाल, सलीबों पर कसे हुए और होली की गोद में प्रहलाद की तरह जलते हुए सवाल। शहर एक सवाल, मगर शहर ही तो आखिरी सवाल नहीं है। न भी हो कोई शहर। अब देखिए, यहां पे क्रांति के बीच में कवि आ गया। न भी हो कोई शहर, ओठों पर बांसुरी तो अभी है, धूप में झुलसते हुए गुलाबों सी जिंदगी भी है, सूली के सलीबों के चिताओं के होने पर भी चिंगारी सा दहकता जलता उछलता आदमी भी है। आदमी
जो सिर्फ किताबों में नहीं है। सवाल उसी के लिए, सवालों का दायरा भी है वही, उसकी मुट्ठी में सवाल नहीं, कुछ ग्रेनेड हैं जो कस मसाते हैं। ज्वालामुखी सा शांत भले दिखता हो, मगर लावा है बड़वा नल सा खोलता हुआ वहां, महज बांसुरी या गुलाब ही नहीं, आग के जंगल भी उगे हैं। भीड़ में चुपचाप सिर को झुकाए दबे पांव चलता है, वह बहुत मामूली है, आम, बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। स्पार्टाकस नहीं है वह, और न संत गैलिनी का वह दुधमुहा बच्चा भी नहीं है, न है चंगेज या सिकंदर। चुकी हुई आस्था, बुझी हुई आरती के धुएं सा व्यतीत नहीं वह कल का अखबार भी नहीं है, बारूद का समंदर है। वह कब तक सिर को झुकाए अंगुलियों को तोलेगा। सदियों से जो चुप है, जाने कौन सी भाषा में बोलेगा। यही प्रकाश दीक्षित, यही प्रकाश जी के क्रांति की भाषा है। मित्रों, बहुत वो हो गया। मैं अब उनका अंत में थोड़ा सा, उनकी ये तो कविता की भाषा थी, कविता की भाषा आपने देखी। उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ये आधी खिड़की। मेरे पास छोटा था, पहला जो नागपुर से छपा था, शायद 1967 या उसके आसपास छपा था नागपुर से। और ये वो उपन्यास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस उपन्यास की भाषा को पढ़ते हुए। अब जब मैंने दोबारा पढ़ा, पहले 30-35 साल पहले पढ़ा था, अब जब मैंने इसको दोबारा पढ़ा तब मुझे लगा कि ये कितना बड़ा उपन्यास है। होता है ऐसा। मुझे धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता मैंने जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तब 4-6 बार मैंने पढ़ा था, और इतना अच्छा लगता था कि मांग मांग करके हम सब लोग आपस में पढ़ते थे। अभी 8-10 साल पहले मैंने फिर, मुझे कहीं दिख गया तो मैंने फिर उसको पढ़ा, तो मुझे बहुत ही सामान्य लगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कच्ची जो समझ होती है उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। जब थोड़ी सी समझ बढ़ जाती है, तो जब मैंने इसको अब पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर यह उपन्यास दिल्ली के हमारे साहित्यिक महाप्रभुओं के हाथ में पड़ जाता और वो पढ़ लेते, तो साहित्य अकादमी मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। साहित्य अकादमी मिले हुए मैंने घटिया उपन्यास पढ़े हैं इसकी तुलना में, मैंने पढ़े हैं, नाम नहीं लूँगा। कुछ दिवंगत हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, अभी भी हैं। आप इसका विषय आधी खिड़की के 2 अर्थ हैं। पुराने लोगों ने देखा होगा, जो स्टेट बैंक है जो अपनी, उसके पीछे जो खिड़कियाँ थीं हैं, हाँ, वो नीचे बिल्कुल लाइन से लगी हुई, वो बिल्कुल उसके तल घर के लिए वो बनाई गई थी। उसमें भिखारी पड़े रहते थे, मैंने देखे हैं। वो गली थी, उस पतली सी गली में से हम निकल जाते थे, उसमें भिखारी रहते थे, और उसी में साहब उनका चिथड़े भी पड़े रहते थे और वो भी पड़े रहते थे। एक तो वो है, उन भिखारियों के ऊपर है। एक आधी खिड़की औरत, इस दुनिया को आधी खिड़की औरत से देखिए। मैं उसकी भाषा की बात कर रहा था। अब आप उसकी भाषा देखिए, उसके विचित्र पात्र हैं, मतलब यूनिक पात्र हैं कहना चाहिए। उसमें यूनिक पात्र यो हैं कि बहुत कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही होगा निश्चित रूप से। मैंने बहुत 35-40 साल पहले बंगाली लेखक शंकर का एक उपन्यास पढ़ा था, चौरंगी। मतलब बांग्ला भाषा का विलक्षण उपन्यास है। उसमें कुछ नहीं है,
चौरंगी एक होटल है और होटल में एक पात्र होता है, उस पात्र की कहानी, हर पात्र की अपनी कहानी है। वो पात्रों के सहारे ही पूरा उपन्यास लिखा है और उस पात्रों के सहारे पूरा का पूरा कलकत्ता शहर वहाँ पे सामने आता है और हर पात्र की अपनी त्रासदी है। हर पात्र त्रासद है महाभारत की तरह। जिस तरह से महाभारत का कोई पात्र अंत में सुख नहीं पाता है, सुखानुभूति नहीं करता है, सब त्रासदी में पहुंचते हैं, उसी तरह से चौरंगी का हर पात्र त्रासदी में पहुंचता है जाकर के। ये उपन्यास भी उसी में से है। तो ये भिखारियों के ऊपर है। क्या क्या चरित्र हैं इसमें। एक सतवंती है, गांव से शिकार होकर के आई है, अपने किसी नज़दीकी के प्रेम में शिकार होकर के आई ग्वालियर शहर में। स्पष्ट दिखता है ये ग्वालियर की उस समय का जो ग्वालियर था उसकी एक पूरी कहानी है इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। गोधाजी का वो होटल है जो पहले सीढ़ियों के नीचे हुआ करता था, एक रेलवे के डिब्बे में, छोटे रेल का जो डिब्बा था उसमें हम लोग बैठते थे। राजेंद्र सिंह वहीं पे जाकर के बैठते थे, मिनिस्टर थे तब भी वहीं पे जाकर के बैठते थे राजेंद्र सिंह। हम सब लोग बैठते थे वहाँ पे। सामने वो ये जो मज़ार अब बन गई है, उस पर बहुत लग गए हैं। वहाँ पे एक चबूतरा हुआ करता था, मुकुट बिहारी सरोज, वहाँ पे मेरे देखते देखते वो एक पहुआ आ जाता था, उसमें वहीं से अपने गोधाजी उसके लिए पानी नहीं देते थे। हाँ, गोधाजी बड़े वैसे थे, आप सुबह से शाम तक बैठिए उनकी दुकान पर, पानी पीजिए, चाय तो पैसे से देते थे, पानी आप मुफ्त में पीजिए, शाम तक बैठिए। मगर आप शराब के लिए पानी मांगेंगे तो शराब के लिए पानी नहीं देते थे गोधाजी, बहुत कम बोलते थे वो भी। सामने वो था, खैर वो करके और वो जब शारीरिक ज़रूरत होती है तो उठ कर के मुकुट बिहारी सरोज चले जाते थे। वो कोने में वो बड़ा हुआ था, वो चबूतरा बना हुआ था, मज़ार बनी है, तो वहाँ जा कर के अपने शारीरिक निवृत्ति करते थे। बाद में कहते थे, बाद में जब ये बहुत खूब पूजा होने लगी तो मुकुट बिहारी सरोज कहते, देखो मेरी पेशाब पुज रही है। वो तो मैंने देखा है भाई, उससे वो सब चीज़ें मैंने देखी प्रकाश जी के। तो वो गोधाजी का होटल है, वो गली है, वो जो रंडियों का मोहल्ला हुआ करता था, वेश्याओं का, चावड़ी बाजार है। हालांकि उसमें संस्कृत में रंडी नहीं कहते। उसका अद्भुत कैरेक्टर वहाँ से उन्होंने लिया है, मुमताज़ नाम का। और मुमताज़ जो वेश्या है, ऐसा कैरेक्टर धीरे धीरे उठता चला जाता है कि मतलब आप मुमताज़ के कैरेक्टर पे सतियों को न्यौछावर कर सकते हैं। इतना बड़ा चरित्र बन जाता है मुमताज़ का। सतवंती का एक चरित्र है इसमें, हसन, वाकई में वो चरित्र था, मगर नाम बदल दिया है उन्होंने। आप लोगों को याद होगा एक जहाँ पे हुआ करते थे प्रताप दादा, बहुत पहले किसी को जब हम पढ़ते थे तब उनकी हत्या हुई थी रॉक्सी टॉकीज की उस गली में। और हसन के रूप में जब मैं याद करता हूँ, अब पहले मैंने पढ़ा था तब मेरी समझ में नहीं आ जाता, क्योंकि मैंने प्रताप को देखा है। तपोधन तो ग्वालियर, तपोधन का तो क्षेत्र ग्वालियर बाद में आए थे, प्रताप यहाँ थी। आपको याद होगा रॉक्सी में, उनकी रॉक्सी के बगल की गली है, उसमें हत्या हुई थी। प्रताप जब वो वहाँ आता था गोधाजी के होटल पे, प्रकाश जी को नमस्कार करता था, हैं, और कोई बातचीत नहीं, वहाँ सिर्फ प्रकाश जी को नमस्कार करके चला जाता था। मुझे लगा कि हसन के रूप में यहाँ पर प्रताप आया, उसकी भी, हसन की भी हत्या होती है और एक बड़ा कैरेक्टर सामने आता है। मैं सिर्फ भाषाओं की बात में कर रहा हूँ, इसमें यूनिक कैरेक्टर लिए, हर कैरेक्टर एक बड़ा होकर बनता है। बुआ साहब भिखारी हैं, भिखारियों के बीच में रहते हैं। अच्छा, भिखारियों में भी बड़ा वो है कि साहब कोई दादा है, कोई उनमें भी बड़े हैं, कोई हैकड़ हैं। तो बुआ साहब हैं तो वो पुराने सरदार हैं कोई यहाँ के।
कहाँ गया भाई? हैं? नहीं, वो सब जब सब इनको सबको बुआ ही कहते थे। हाँ, इनको बुआ कहते थे मराठाओं को। एक शिंदे था भिखारी, वो कहता था 15, हाँ, उनको भी सबको बुआ कहते थे। अच्छा साहब, ये देखिए आप, अलग तरह की भाषा बिल्कुल। 15 आरंभ देखिए भाषा इसका, कविता की भाषा। कविता में मैंने कहा कि मुक्तबोध की भाव और निराला की भाषा, ये प्रकाश जी का वो था। ये सोनल बैठी है, इसने क्या नाम है वो, कौन सी थी बेटा वो नृत्य नाटिका? निराला की राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा में इसने अभिनय किया था सीता का। उसमें है कि राम हारते जाते हैं रावण से, जितने उनके अस्त्र शस्त्र हैं, बड़े बड़े अमोघ अस्त्र, सब निश्चेष्ट हो जाते हैं, बड़े चिंतित होते हैं। रावण का प्रताप ही ऐसा था, रावण का प्रताप ऐसा ही होता है। एक आप ये देखिए, ये आज की बात नहीं है, एक श्लोक है कि हिरण्यकश्यपुर दैत्यो याम स्मृता अप्यदेक्षतः। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था, उसने सबको जीत लिया था, देवता सब देवता वेवता सब उसके आसपास फिरते थे। कवि कहता है कि हिरण्यकश्यपु मुस्कुराकर जिस ओर देखता था, जिस दिशा की ओर देखता था मुस्कुराकर, आप कल्पना कीजिए पौराणिक युग की, हिरण्यकश्यप मुस्कुराकर जिस दिशा की ओर देखता था, भयै भ्रांते सुरश्चक्रे तस्यै तस्यै दिशे नमः। भय से थरथराते हुए देवता उसी उसी दिशा को प्रणाम करने लगते थे। रावण, किसी भी युग का रावण, उसकी वो जहर देखता है और उस तरफ लोग प्रणाम करने लगते हैं भय के मारे। मित्रों, ये निराला की मैंने बताया ना आपको, जो आप लोग बताया, बंधुवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हुए राम के अश्रु निकल। इस तरह से वो अगली पंक्ति है, जिधर अन्याय उधर शक्ति। ये होता आया है, होता है। मैंने कहा ना, निराला का बहुत प्रभाव प्रकाश जी के ऊपर रहा है। खैर, मैं आपको इस बात का उनकी देता हूँ। आप गद्य का उदाहरण लीजिए। सतवंती गांव से भागती है, आरंभ होता है, गांव से भाग रही है वो अपने से, सबको छोड़ करके। भाग रही सतवंती, भाग वहाँ तक जहाँ न तो पीछा करती हुई परछाइयाँ ही पहुँच पाएँ, न उन परछाइयों के साथ चलने वाली मनहूस आहटें ही। एक भाषा यहाँ आ गई, मैं उसको छोड़ देता हूँ बीच में। कहाँ? ग्वालियर में आ गई। रात थी, उसने उस रात के बारे में सोचा जब बरगद वाले चबूतरे से उतरकर एक छाया पूरे चांद की रोशनी में स्याह रस्सियों की तरह लटकी हुई बूढ़े बरगद की लटों को हटाकर चांदी के टुकड़ों वाले रुपहरे कछार पर अपने पांवों के निशान पीछे छोड़ती हुई चली गई थी। आप इस भाषा को देखिए। भिखारी हैं, भिखारी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। अब भिखारियों की बातचीत
जैसी होती। अब नहीं दिखते भिखारी, वहाँ पे पहले वहीं पे रहते थे, आसपास भिखारी बहुत होते थे। किसी बात पर गणपत बुआ नाराज हो रहे थे। किसी ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह तेज आवाज में कह रहे थे, फैसला यस और नो में होना चाहिए, इस पार या उस पार। यह क्या छोड़ दिया बीच मंझदार? आप देखिए तुकबंदी देखिए उनकी, इस पार या उस पार। यह क्या छोड़ दिया बीच मंझदार? पूछना आपसे कि तुम कौन? बोले हम तुम्हारे यार। यह भी कोई यारी है कि नज़र चूकी और गर्दन नापने की तैयारी है? आप भिखारियों की भाषा, भिखारी हैं, बड़े घर के हैं, अब बर्बाद हो गए हैं बिक चुके हैं, अब यहाँ भिखारियों के बीच में आ गए हैं। उनकी ये भाषा देखिए। इसी तरह से जो मुमताज़, बस इसी चरित्र का नाम और लेकर के, वैसे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी छूटेंगी तो निश्चय ही छूटना ही है। वो पत्रकारिता में रहे, आप लोग जानते हैं। दैनिक निरंजन निकलता था यहाँ से, शंभुदयाल जी नाम था ना, शंभुनाथ सक्सेना। और पत्रकारिता की वो स्थिति थी कि अगर एक इतनी खबर अगर किसी कलेक्टर की भी छप जाती थी किसी अखबार में तो हिल जाते थे। ये पत्रकारों का उस समय पे ये रुतबा था उस समय। शंभुनाथ सक्सेना के पास मुझे ले जाते, तब उसको ये ऐसी रोड नहीं बनी थी तो उसको नल्ले वाली रोड कहते थे तब उसको, हैं नल्ले वाली रोड कहते थे उसको। वहाँ पे ले जाते थे सब। शंभुनाथ सक्सेना ने रामधारी सिंह दिनकर को बुलवाया था यहाँ पे हमने देखा है, हमने तभी उनके मुँह से कविता सुनी थी, रामधारी सिंह दिनकर के मुँह से। शंभुनाथ सक्सेना ने बुलवाया था यहाँ पे। शंभुनाथ सक्सेना उन्हें बिठाते थे, उन्होंने पत्रकारिता भी की। सांध्य समाचार जो निकलता था उसको लोग इसलिए खरीदते थे कि प्रकाश जी का उसमें संपादकीय होता था, केशव पांडे नहीं है। और केशव पांडे का स्मरण इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं केशव पांडे को 100 सैल्यूट करता हूँ। केशव पांडे ने प्रकाश दीक्षित के लिए, वो व्यक्तिगत स्तर पर कोई कुछ भी उनको मानता रहे, मगर प्रकाश दीक्षित के लिए केशव पांडे जिस तरह समर्पित रहे उस तरह से समर्पित मैंने किसी को भी नहीं देखा। इसलिए मैं इस समय उनको मतलब स्मरण करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पत्रकारिता की राजनीति में तो मैंने बताया ही उनको। चंद्रकला साहे ने एक बार कहा था उनसे, मेरे सामने नहीं कहा था, चंद्रकला साहे ने कहा था कि हम आपको मास्टर बनवाई देते हैं। तब मास्टर ही कहते थे शिक्षक को, आप मास्टर बन जाइए, हम बनवाई देते हैं। तो अब चूँकि वो पत्रकारिता में थे और कवि थे, तो मास्टर बनकर के वो 80-100 रुपये की वेतन कैसे कर सकते? हालांकि 80-100 रुपये मिलते नहीं थे उनको, 80-100 रुपये नहीं मिलते थे अखबारों में। वो तो राजेंद्र जी की, ये अपने राजेंद्र सिंह जी की थोड़ी सी कृपा रही कि उन्होंने LIG वाला जो उनका घर है जिसमें रहती हैं भाभी जी आजकल, तो उनको ज़बरदस्ती सौंप दिया, अरे आप खाली पड़ा रहेगा, आप तो इसको रख लीजिए। तो उनमें एक ये थी कि किसी से कुछ लेने में उनको इतनी झिझक होती थी। मतलब उनका एक अजीब किस्म का, जिसको कहना चाहिए कि फटे हाल स्वाभिमान, एक शब्द मुझे याद आता है, फटे हाल स्वाभिमान जिसको हम कह सकते हैं, वो उनके अंदर था। नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, मतलब किसी से भी लेने में बहुत हिचकते थे। बिल्कुल ये उनका जो स्वाभिमान था, फटे हाल स्वाभिमान, वो बहुत उनके पता नहीं अब क्या कहें। तो मित्रों, अंतिम बात ये, काफ़ी समय हो गया, ये उनका नाटक है पृथु, नृत्य नाटिका, वो गीत नाट्य। और मैं चूँकि भाभी जी के पास गया था और वो ऐसा है कि इसके आखिरी पृष्ठ मुझे नहीं मिल पाए, शायद उसमें जिससे मैं फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए गया था तो उसमें थे ही नहीं वो आखिरी पृष्ठ उसमें। और ये नाटक लिखा गया था
किसी ने देखा हो नाटक धर्मवीर भारती का अंधा युग, मैंने वो नाटक संयोग से, चूँकि मैंने आप जिक्र किया था बीच में बाबा कारंत यहाँ आए थे, कला समूह में नहीं तब LBT हुआ करता था, लिटिल वैली ट्रुप, कला समूह में आकर के ठहरे थे। प्रकाश जी तो वहाँ थे ही संध्योपासन में, सेवा के लिए हम थे। तब मेरा कारंत साहब से परिचय हुआ था। उसके बाद जब मैं जाता था तो भोपाल में कारंत साहब के यहाँ ही ठहरता था, ज़मीन पे सोते थे, खिचड़ी खाते थे हम और वहाँ पे सोते थे। कारंत साहब के समय पर ये नाटक भारत भवन में हुआ था, अंधा युग। सत्यदेव दुबे इसके निर्देशक थे और जब भारत भवन हुआ था तब 300 से अधिक शो हो चुके थे इसके। और मैं आज भी मुझे याद आता है कि जब वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, दुशासन का भाई, दूसरा भाई, विमात्र भाई, युजुत्स जब आवाज़ लगाता है वहाँ पे, मार काट के बाद में मरे हुए पड़े हैं, शमशान जैसी जगह, आवाज़ लगाता है अश्वत्थामा, तो ऐसा लगता है, मतलब सचमुच वो महान नाटक है। ऐसा लगता था जैसे मुर्दे खड़े होकर के सुनने लगे हों आवाज़ पे। इतना परफेक्ट नाटक था वो। प्रकाश जी, चूँकि प्रकाश जी ने फिल्मों में भी हाथ आजमाया था। प्रकाश जी ने निश्चय ही बम्बई गए थे, बम्बई रहे। मित्र का नाम मैं भूल रहा हूँ, जैन साहब कौन से थे वो जो फिल्म में बना, संतोष जैन साहब हैं, संतोष जैन साहब के साथ में गए थे और कई लोगों से उनका परिचय भी था। फिल्मों में हम देखते हैं प्रेमचंद नहीं टिक पाए, अमृतलाल नागर गए थे, अमृतलाल नागर को भी भागना पड़ा वहाँ से, प्रकाश दीक्षित को भी भागना पड़ा वहाँ से। तो वहाँ उन्होंने ये नाटक देखा होगा। ये 7वें दशक की बात है और उसके बाद उन्होंने ये ऋतु लिखा नाटक। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और हिंदी में अंधा युग के बाद गीत काव्य का ये शायद दूसरा नाटक है। भाषा इसकी भी क्लिष्ट है, इसलिए इसको इसके मंचन में दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि ऑडियंस तक बात को पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मित्रों, उस बड़े रचनाकार को, उस जीनियस आदमी को हमारा स्मरण और सलाम। बहुत सी, मैंने कहा बहुत सी बातें रह गई, बहुत सी बातें शायद अतिरिक्त हो गई होंगी, वो मेरी गलती है। जैसा मैं प्रकाश दीक्षित को समझ सका, कभी और अवसर मिला फिर बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।